अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज पता नहीं आते आते मुझे याद आ रहा था कि बचपन में आप कितनी इनोसेंट चीज़ें करते हैं, यानी छोटी छोटी बातें, किन चीज़ों पे हंसते हैं, किन चीज़ों पे हम उदास हो जाते हैं। इन द लार्जेस्ट अफेयर ऑफ लाइफ ऐसा लगता है वो वक्त बहुत ही सिंपल था। आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन में अगर आप येलो कलर देख लेते थे तो दूसरे को चिढ़ाते थे, येलो येलो डर्टी फेलो करके। एंड आई सडनली वाज रिमेंबरिंग दिस व्हेन आई वाज गेटिंग अप एंड ड्रेसिंग दिस मॉर्निंग। लेकिन वाकई जिंदगी हमें एक पहाड़ जैसी लगती है और फील होता है कि वो वक्त कितना सिंपल था जब वाहिद जो हमारी कंसर्न्स होती थी वो ये था कि होमवर्क कर लिया या नहीं, या बड़ा प्रॉब्लम होता था जी आज मैथ्स का होमवर्क मिला हुआ है, आज कोई टेबल्स याद करने हैं। और अगर छुट्टी हो जाती थी या मिसाल के तौर पे कोई टीचर एब्सेंट हो जाए तो सब्स्टिट्यूट में हमें सिर्फ और सिर्फ पीटी या फिर लाइब्रेरी जाना होता था। उल्टा अगर कोई टीचर ये कह दे कि आज आके आपको पढ़ाया जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आज भी अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो लोग अपने उस वक्त को रीलिव करना चाहते हैं। तभी अगर आप ऑनलाइन देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे, आप देखेंगे कि वो जो बचपन की यादें या फिर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जो कहानियां होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो बड़े मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे गर्ल्स हॉस्टल के नाम से एक इस वक्त प्रोग्राम है जो नेटफ्लिक्स पे बड़ा इन हुआ है। हाई स्कूल ड्रामा आप बहुत सारे देखते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी टेलीविजन की बात की जाए तो अहद वफा लोग जब फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी उनको यही मजा आ रहा है कि जी मुख्तलिफ फील्ड्स में ये दोस्त चले गए हैं, इनकी आपस में जो केमिस्ट्री है, जो दोस्तियां हैं, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा लाजवाल होती हैं। हम अपनी मिसाल भी अगर ले लें तो बचपन के वो दोस्त हमेशा हमें याद रहते हैं जो आप कोई बहुत बड़ा आदमी बने बगैर, आपने बहुत बड़ा ओहदा उस वक्त नहीं पाया था, प्योरली आपकी एबिलिटीज़ की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से जो लोग आपके साथ थे। और यकीनन आप ये भी नोट करेंगे कि अगर बचपन या कॉलेज के दोस्त मिल बैठते हैं, या आजकल तो हम देखते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आपका पता नहीं, बट आई वेंट टू DHA ऑल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज सॉरी, तो उसके अंदर मैं देखती हूँ कि वो दोस्त आज जब मिलते हैं तो जो सबसे क्लास की शरीर लड़की होती थी, जो टीचर्स का नाक में दम कर देती थी, जो हम सबको बता रही होती थी कि बंकिंग कैसे करनी है, आज वो सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा मैच्योर, सबसे ज़्यादा वाइज हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में आती है इसको देख के हमें हैरत होती है। लेकिन वाकई वक्त बहुत सारी तब्दीलियां आपके अंदर लेके आता है। अगर आप इमेच्योर थे, लाउबाली थे, जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते थे, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी आपको एक्सपीरियंस कराती है कि अब आप में बदलाव जरूरी है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों की जो कोर वैल्यूज है ना, जो कोर पर्सनैलिटी है, वो कभी नहीं बदलती। अगर वो बचपन में भी मुस्कुराते रहते थे तो नजर ये भी आता है कि लाइफ ने उनको जिस तरह के भी धोखे दिए हों, कौन से प्लान्स अप्स एंड डाउन क्यों ना हुए हों, वो आज भी मुस्कुराते ही रहते हैं। और दरअसल जो मजबूत पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी यही एक मिसाल होती है। मुझे ख़ास तौर पे याद है कि हम एक बहुत ही धान पान से हमारी एक क्लासमेट हुआ करती थी जिसको हम देखते थे वो कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि एक कोने में किसी किताब के साथ होती थी, ऐनक भी उसने लगाई होती थी। लेकिन हाल ही में पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ शी वेंट टू अफ्रीका और उसने माउंट किलिमंजारो को समिट किया। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। और वो बचपन का उनका जो एक रवैया था या लड़कपन कह लीजिए और आज की उनकी हकीकत में बहुत फ़र्क है। एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि लाइफ में आपको अपने आप को खुद ही चैलेंज या अपने आप को अहदाफ या गोल्स देने पड़ते हैं, एंड इट रियली इज़ गोइंग टू ट्राई यू आउट। लेकिन क्योंकि जिक्र किलिमंजारो का हो रहा है तो आपको बताते चलें आज यानी 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पे मनाया जाता है। यानी जो अल्लाह ताला ने ये बड़ी ही खूबसूरत सरजमीन बनाई है जिसमें पहाड़ भी हैं, चोटियां भी हैं, बर्फ पोश इसमें माउंटेन्स मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि सबसे दुनिया की जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं वो सिलसिले पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 भी पाकिस्तान में है। और कहा यह भी जाता है कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है टोपोग्राफी वाइज K2 को सर करना। K2 का पाकिस्तान बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन आज आपको खास तौर पे दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। इस दिन को मनाने का आगाज उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए 2002 को पहाड़ों का साल करार दिया और दुनिया भर में पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने और उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। पाक सरजमीन भी कुदरती हुस्न से मालामाल है
और हमारे वतन को यह एजाज हासिल है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 यहाँ वाक़ है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश भी मौजूद हैं। जी, जितने लोग शौक रखते हैं हाइकिंग का या फिर माउंटेन को समिट करने का, तैयारी बड़ी चाहिए होती है जी। इसमें आपको डिसिप्लिन होना, फिट होना बहुत अहम है। कभी कभार हम जल्दबाजी से भी काम लेते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हाइकिंग का शौक है और वो कहते हैं इट्स लाइक अ मैराथन, आपको अपने आप को पेस अप करना पड़ता है। अगर तो आपने जल्दबाजी की तो हो सकता है पहले दिन तो आपने बड़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन फिर आप किसी मसल को, किसी चीज़ को रप्चर करके बैठ गए और जाते आप अपने पैरों पे हैं, वापस आप खोते पे आते हैं। तो ऐसा अपने साथ बिल्कुल ना कीजिए। Pace yourself because the slow and the steady person wins the race। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में क्या हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं वर्ल्ड राउंड अप में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले जी पहाड़ों का जिक्र हो रहा था, और अगर लोग सेविंग्स की और ख्वाहिशों की बात करते हैं तब भी जहन में यही इस्तिलाह आती है, ये एनालॉजी आती है कि पहाड़ जैसी ख्वाहिशें हैं और अपनी अगर सेविंग्स की तरफ देखा जाए तो वो बहुत कम है। लेकिन इसी से जुड़े हुए हम देखते हैं कि अब काफ़ी पॉलिसी मेकिंग की जा रही है। वेल्थ गैप को पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कम करने के लिए बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा क्वीन मैक्सिमा ऑफ द नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को विजिट किया, वज़ीर आज़म से मिली और ख़ास तौर पे इस बात में गुफ्तगू की गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपको ये बताते चलें कि शी इज़ द UN सेक्रेटरी जनरल की स्पेशल एडवोकेट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर डेवलपमेंट। यानी पूरी दुनिया में अगर डेवलपमेंट की बात की जाती है तो लोग ये बात जानते हैं कि अमीर तरीन तबका अगर अमीर तर होता चला जाएगा तो गरीबों की ना सुनवाई होगी, ना रसाई होगी, और जब तक आपके पास चॉइसेस और रिसोर्सेज ना हो तो आपका लाइफस्टाइल, आपका ज़िंदगी का मयार बेहतर नहीं हो सकता। इसी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई एहसास प्रोग्राम को, और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कारंदाज के साथ माइक्रो पेमेंट्स गेटवे का भी एक अंडरस्टैंडिंग साइन की गई, जिसमें क्वीन हरसेल्फ वाज प्रेजेंट एंड शी रियली थॉट कि ये बहुत ही अहम इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए खास तौर पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या। हम समझते हैं हम सभी पैसे कमाते हैं, थोड़े या ज़्यादा, लेकिन हम सबके पास सैलरीज होती हैं। तो आखिरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, और इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, और इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरह बनना चाहिए। क्या वो तबका है, कौन सा वो तबका है जिसके लिए ज़्यादा सहूलियात या अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, जनाब मोहम्मद अकमल साहब। इनसे जानते हैं कि व्हाई इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन सो इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट अक्सर हम काफ़ी नेम्स और फ्रेजेस का जिक्र कर रहे होते हैं उनको समझे बगैर, आप अगर हमारे व्यूअर्स को आसानी से समझाना चाहें, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जहाँ तक बात है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाए कि जो इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो मतलब जो है वो नॉर्मल नहीं है। अमीर के पास ज़्यादा वेल्थ है, गरीब के पास कम वेल्थ है, और गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर से तर हो रहा है, और गरीब को अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, और मुख्तलिफ इस तरह का जो इम्बैलेंस है इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म करने के लिए और इस गैप को कम करने के लिए बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन से की इस्तेलाह यूज़ की जाती है। और उसमें नॉर्मली ये किया जाता है कि माइक्रो लेवल के प्रोग्राम्स जो है ना वो स्टार्ट किए जाते हैं। अब जैसे रिसेंटली आपने बताया कि नेदरलैंड की वो क्वीन आई हुई थी, तो उनकी मौजूदगी में भी एक स्टेट बैंक ने MOU साइन किया है, जिसके नतीजे में ही माइक्रो लेवल की जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्वायरमेंट है ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हद तक है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 11%।
इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन आपका चल लेकिन रहा है। अकमल साहब, इसको अगर हम इस जाविये से देखें कि क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात कर रहे हैं, आज से गुज़िश्ता 10 सालों में पूरी दुनिया में सराहा गया था जब पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। Exactly. ये एक ऐसा कार्ड था जो सबसे आपके निचले तबके के लोग जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको माहाना एक स्टाइपेंड देता था, जो उनके लिए नाकाफ़ी था तमाम ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो उनको एक कुशन देता था कि बेसिक सिक्योरिटी हो सके। फ्रॉम दैट ओरिएंटेशन कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि अब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनको मरात ना दी जाए बल्कि इनके लिए जरिया माश जो कि मुस्तकिल हो, सस्टेनेबल हो, ऐसे इंडस्ट्रीज को खड़ा किया जाए जिसमें हॉकर्स भी हैं, छोटे कारोबारी मौके भी अच्छा, हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं, एक मिसाल है कि अगर आपने किसी को एक मछली देने से बेहतर है कि आप उसको जो है ना मछली वो पकड़ना मछली सिखा पकड़ना दें। सिखाएं। सही। ठीक है ना। तो बेसिकली वो वाला फिनोमेना, और अनफॉर्चुनेटली बड़ी हमारे साथ पिछले 10 सालों में हमसे बहुत सारे ब्लंडर्स हुए, और जितने भी इस किस्म के जो माइक्रो लेवल के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने शुरू किए हों, चाहे वो उसको शुरू किया हो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, अनफॉर्चुनेटली दीज आर वेरी पोलिटिसाइज्ड, और इसमें कमिटमेंट इतना था कि जो एंड यूज़र था उसको नहीं मिले, और दूसरा इनका एक सियासी इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल, अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो अब वहाँ पे उन्होंने ये किया हुआ कि अंदरूने से इन लोगों को 2 या 3 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाते हैं, तो वो और निकम्मे हो गए हैं, घर पे बैठे रहते हैं, और ख़वातीन मैं थोड़ी बेचारी आपकी उनकी बात काम से करती इख्तिलाफ रहेंगी। करूंगी क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल तबका होता है, और ये डिबेट अक्सर चलती है कि भाई क्या हम सिर्फ उनको स्टाइपेंड दे दें, लेकिन जिस किस्म की उनकी ज़रूरियात हैं, जितना वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं और उनके पास इमीडिएटली ना आप उनको जॉब दे सकते हैं सस्टेनेबल, तो मेरे ख्याल में उन पर कोई टैग लगाना या टाइटल लगाने से बेहतर है चले उनकी मदद हो रही है। अब आना चाहूंगी एहसास प्रोग्राम, क्योंकि कहा यह गया कि पहले उसकी सिर्फ एक शिक थी, एक पिलर था फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जब क्वीन मैक्सिमा ने आना था, इट इज एन ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला, यानी उसको भी रिविजिट किया गया कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप एहसास प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? देखिए, एहसास प्रोग्राम स्पेशली माइक्रो लेवल पे जो पुअर डेवलपमेंट है, पुअर लोगों की डेवलपमेंट है, उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और ना सिर्फ एहसास प्रोग्राम, मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके के मज़ीद प्रोग्राम्स भी होने चाहिए और इसके लेवल को इन्हेंस करना चाहिए, ताकि देखें कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे बिजनेसेस अगर स्टार्ट होंगे तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ चाइना, एंड जहाँ पे ये घरेलू इंडस्ट्री है, ये DVR के कार्ड्स और ये LEDs और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे आइटम्स हैं, दीज आर नॉट मेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, दिस इज़ ए होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमें इस टाइप के प्रोग्राम्स, ये जो एहसास हैं, दूसरे इनको यही चाहना है कि एक तो टेक्निकल जो हमारे नौजवान हैं उनमें टेक्निकल जो नॉलेज है और टेक्निकल एजुकेशन है उसकी नो हाउ क्रिएट की जाए, और उनको मज़ीद इस किस्म की सहूलियात दी जाएँ, जिससे हमारी स्मॉल लेवल इंडस्ट्री, माइक्रो लेवल के ऊपर जो इकोनॉमी है वो अगर बूस्टअप होगी और उसको बूस्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में नोटिफाई करना चाहेंगे स्मेडा और इस तरह के दीगर इदारों को भी, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इसमें बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि क्वीन मैक्सिमा की जो कराची की विजिट रही, उसमें ना सिर्फ ये कि इनकी बड़ी आला सतह की मीटिंग्स हुई, सदर मुमलिकत से, वजीर आजम से इनकी मुलाकातें हुई, बल्कि बहुत सारे थिंक टैंक्स, जिस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रही थी, पाकिस्तान इनोवेटिव फाइनेंस फोरम, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल था, इसके अलावा बिल एंड मिलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी, ADBI इसमें शामिल था, इसके अलावा UK एड और डिफिट से भी माहिरीन यहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे भी मुलाकातें की गई। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे चीज ये लगी कि जो माइक्रो लेवल पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, इसमें मैं बिजनेस आइडियाज की बात करूंगी। आपको स्क्रीन पे भी हो गया कि बाइकिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आम लोग जो अपनी बाइक चला रहे हैं वो राइडर्स का काम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीजों की तरसील में काम ले सकते हैं। क्वीन मैक्सिमा ने मुलाकात की बाइकिया की टीम से भी, और वहां पे जो मुख्तलिफ कैप्टन और राइडर्स मौजूद है उनसे मुलाकातें की। इसके अलावा लाहौर में उन्होंने जी मुलाकात की घर पर की टीम से। घर पर की टीम के बारे में आपको बताते चलें कि ये एक घर बैठे अगर आपने ब्यूटी सर्विसेज लेनी है तो इनकी टीम में लोग मौजूद होते हैं, आप उनको कॉल कीजिए, वेरीफाइड स्किलफुल वर्कर आपके घर आएगा। तो ये वो तबका है जो सबसे निचले लेवल पे है, जो जरिया माश के लिए एक सस्टेनेबल बाइज्जत डिसेंट वर्कशॉप अगर काम तलाश कर रहा है तो उनके लिए करते हैं। तो बाइकिया, घर पर की टीम्स, इस तरह के आइडियाज को क्वीन मैक्सिमा ने सराहा, एंड दीज आर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम पाकिस्तान, सो दे आर डेफिनेटली वर्थ मेंशनिंग। अच्छा अकमल साहब, यहाँ पे ये भी बात करना चाहेंगे
इसी फॉर नोटिफाई किया गया कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। वैसे तो पूरी दुनिया में पहली दफ़ा आलम इंसानियत ऐसा वक्त देख रही है जब गांव देहातों और देही इलाकों के बजाय ज़्यादा लोग, जो पॉपुलेशन का डिवाइड है वो सिटी सेंटर्स में रह रहा है। हमारी प्लानिंग के लिए भी ये बड़ा अहम है क्योंकि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत फास्टेस्ट अर्बनाइजेशन हो रही है। इसके लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और इसके मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, अर्बनाइजेशन नो डाउट के एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री और जितनी अर्बनाइजेशन हो रही है अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ कराची। कराची में इवन कचरा उठाना तक आपके सामने मसला, पानी का मसला है, हाउसिंग का मसला है। और हाउसिंग का तो वो तो खैर दूर की बात है, ये एक बुनियादी मसला है, ठीक है ना। यानी अकमल साहब, मुझे पता था कि अगर आप इस्लामाबाद जैसे शहर की बात करें, पहले आज 10 साल पहले इसकी आबादी सिर्फ 2 लाख लोगों पे मुहित थी बिकॉज नया शहर बना था। आज पिछली एक दिहाई में हम देखते हैं कि यहाँ पे 21 लाख लोग रहते हैं, विच इज अ बिग नंबर अगर आप बात और करें। एक अनऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक कराची की भी जो आबादी है दैट इज 2 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब उसके लिए और कराची इज दी मिनी पाकिस्तान और ये इतने लोगों को रोजगार दे रहा है। स्टिल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोता। इतनी सारी नेग्लिजेंसीज, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उन सब के बावजूद सबको आप देखें कि रोजगार के मौके फिर भी मैसर हैं। अच्छा, ये बड़ा इसी चीज को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि हम ये देखते हैं कि देही इलाकों से लोग शहरों में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही आ रहे हैं। उनको लगता है कि जरिए माश बेहतर है, गांव देहातों में इतनी कमाई नहीं होती जितनी यहाँ मिल जाती है। लेकिन जो इसका बोझ शहरी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बन रहा है, इसको प्लानर्स को कैसे देखना चाहिए? क्या इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि लोग देहातों में ही रहें, देहातों में वही बेसिक सहूलियात, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें? किस तरह रोकें इस अमल को? देखें, मेरी बात सुनें, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया ये पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल कंट्री और ये जो अननेसेसरी जो लोग वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो उससे यहाँ पे बोझ बढ़ रहा है और इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को चाहिए और जो करंट गवर्नमेंट है इसने फोकस भी किया कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए, सब्सिडीज उनको दे और नए नए सीड्स के और एग्रीकल्चर। क्योंकि देखें एक वक्त था कि जब लोगों के पास ज़मीन जो थी वो ज़्यादा होती थी, 10 एकड़ होती थी, ठीक है ना। अब वो बढ़ के बच्चे हो गए और बच्चे हो गए तो बढ़ के इतने स्मॉल पीसेस हो गए कि उससे उनका गुजारा हो नहीं पाता। तो उसका हल ये है कि उसको अब लेटेस्ट टेक्निक्स के मुताबिक और क्लाइमेट के मुताबिक किया जाए। मैं आपको इंडिया की अगर एग्जाम्पल दूं, इंडिया में इंसेंटिवाइज जी इंडिया में यहाँ तक उन्होंने किया है कि ये एंड्रॉयड बेस्ड और दूसरी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें उन्होंने सारे छोटे छोटे ये खवातीन तक को जो है ना वो उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। उनको कोई भी प्रोग्राम, उसमें गाइडेंस के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं कि आपको इस मौसम में कौन सी चीज उगानी है, कौन सा आपने सीड लेना है। एक तो हमारी पर एकड़ यील्ड भी आपको पता है कि बहुत कम है, ठीक है ना। और उसके बावजूद लोग जब एक लार्जर प्लान की जरूरत है। आपने कहा कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स तो चाहिए लेकिन साथ साथ ये प्लानिंग, ये मैनेजमेंट कि हमारे क्लाइमेट को देखते हुए, हमारे वसाइल को देखते हुए किस किस्म की काश्त करनी चाहिए। एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है लेकिन लोग कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा मौजू थी गंदम या चावल की काश्त के लिए और हमने जो दूसरे इंसेंटिवाइज करके क्रॉप्स उगाने शुरू किए हैं शायद वो वाटर इंटेंसिव हैं। फिर इसके अलावा डैम्स की जो हमारे यहाँ प्लानिंग है, एक मैं कल ही रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा गया कि जो इंडस डेल्टा है वो पूरा का पूरा उतना जरखेज नहीं रहा है। सिवा इसकी भी मेन वजह यही है कि डैम्स ने वो पानी जो इंडस डेल्टा तक आता था वो पानी ही, मीठा पानी आ ही नहीं पा रहा। सो जी डिबेट बहुत लंबी है लेकिन कमिंग बैक टू द मेन इशू, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द फोकस ऑफ ऑल पॉलिसी मेकर्स। अगर हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है तो अगर वेल्थ गैप बढ़ता इसी तरह रहा कि अमीर तरीन तबका अमीरतर होता चला जाए और जो वल्नरेबल अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उनको मौके ना मिले तो फिर एक टकराव, एक तनाव की सी सूरत हाल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल साहब यहाँ पर मौजूद होने के लिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क को बदलना जरूरी है, मजीद अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है और खास तौर पर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इस अमल में हमारे लिए बहुत कारामद साबित हो रही है, मुवाफिक साबित हो रही है। इसी के साथ लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट यानी मिलो पाकिस्तान से। आमतौर पे हमारा तासुर ये है कि शायद पाकिस्तान में तहकीक के शोबे को इतनी ज़्यादा हम दिलचस्पी नहीं लेते, वसाइल कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ जहन है, जो ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह, वो दे आर डूइंग वंडर्स। आज आप ही टीम से मिलाते हैं, इट्स अ टीम ऑफ गर्ल्स, और इनकी जो तहकीक रही है, जो रिसर्च रही है, वो बर्न्स के हवाले से रही है एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज। इनकी तहकीक खास तौर पे स्क्विड इंक पे रही और साथ साथ फिश स्किन को यानी मछली की स्किन से इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक खास बैंडेज बनाई है, डिस्कवर की है। इस बैंडेज का कमाल ये है कि अगर ये जले हुए हिस्से पे लगाई जाए यानी एक बर्न मार्क पे लगाई जाए तो ये 5 दिनों में उसको हील कर देती है। अब जानना ये है कि इसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये तहकीक कितनी लंबी थी, क्या इसको आप और मैं इसी तरह अगर खुदा ना खासा हमारे घर में किसी को कोई बर्न हो जाए, कोई जलना का इंसिडेंट हो जाए, तो क्या हम ये ओवर द काउंटर ले सकते हैं या ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बैंडेज है, और मजीद इनके आगे क्या प्लान्स हैं। इट इज़ डेफिनेटली वर्थ सेलिब्रेटिंग, वर्थ एक्नॉलेजिंग जो इनकी तहकीक रही है। आइए इस टीम से भी आपको मिलवाते हैं। प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर और इसकी इंचार्ज हैं डॉक्टर नाजिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड एक्नॉलेजिंग एंड हाईलाइटिंग दीज स्टूडेंट्स। अगर हम मेरीन सेक्टर की बात करें पाकिस्तान में, देन वी आर अ वेरी ब्लेस्ड नेशन हैविंग सच एन एक्सटेंडेड कोस्ट लाइन। ना सिर्फ एक्सटेंडेड कोस्ट लाइन है बल्कि हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज भी हैं जिसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वन ऑलवेज वंडर कि भाई आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने टोपोग्राफी वाइज तमाम ही मौसम दिए हैं, तमाम ही तरह के पहाड़, दरिया, समंदर सब आपके पास है, और देखा ये गया है कि जो तहकीक की जाती है, जो वहाँ की मादनियात हैं या अल्लाह ताला की खुसूसी नेमतें, वो वहीं के लोग उस पर ज़्यादा काम करते हैं। इनके साथ इनकी टीम मेट्स भी मौजूद हैं, इनकी स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे साथ हैं जी अफीफा उस्मानी एंड समरा। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं देख सकती हूँ कि आपके पास ये बैंडेज मौजूद है। डॉक्टर नाजिया, ये बताइए कि इस पे तहकीक कितने अरसे से हो रही थी, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, आपको कैसे पता चला कि जो मछली की स्किन है, द फिश स्किन, ये हीलिंग में इतनी कारआमद हो सकती है? ओके, अगर हम फिश स्किन की बात करें इसको इस्तेमाल करने की बर्न्स के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि पहले कभी हो नहीं रहा था। इट्स अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट। 2017 में ह्यूमन स्किन को लेकर भी इस पर कामयाब तजर्बात कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी हैंडी चीज़ अवेलेबल नहीं है, समथिंग पोर्टेबल। जैसे हमारे पास घरों में काम करते हुए अगर बर्न हो जाता है तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टॉपिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन बैंडेज के ज़रिए कवर नहीं करते हैं जो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स को भी रोके। तो हमने उस पर्सपेक्टिव को लेते हुए उसी मैथडोलॉजी में थोड़ी इनोवेशन लेकर आए हैं और एक डिफरेंट प्रोडक्ट डेवलप की है जो मोर और लेस विद इन 1 ईयर मार्केट भी हम करने का प्लान आउट कर रहे हैं। अफीफा, मुझे बताइएगा, कोई भी अगर जला हुआ हिस्सा होता है तो हम कहते हैं कि इसको खुला रखो, इसको खुश्क होने दो। जैसे अभी आपने इशारा दिया कि उस पर टूथपेस्ट लगाई जाती है, दूसरा बाम लगाया जाता है, लेकिन उसको बैंडेज नहीं किया जाता। तो जो नॉर्मल तस्वुर है बैंडेज का और ये जो आपकी फिश स्किन वाली बैंडेज है, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ये फर्क है, बर्न स्क्रीन्स तो बहुत आई हैं मगर बैंडेज नहीं आई। सही। हम लोग ये बैंडेज पोर्टेबल लेके आए। सही। ताकि आपके जो घर में आप जल जाते हैं तो आप उसके ऊपर रिप्लेस कर सकें, बैंडेज लगा सकें, सिंपल से। सही। और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है समरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या क्वालिटी है फिश स्किन में? क्योंकि आपने इसकी जैसे डॉक्टर नाजिया ने बताया, इसकी बैकग्राउंड रिसर्च तो पहले भी हुई थी, आपने यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, लेकिन फिश स्किन में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या खुसूसियत दी है जो बर्न को हील कर देती है? बेसिकली फिश स्किन जो है आपके ह्यूमन स्किन से काफ़ी सिमिलर होती है। ओके। तो इस वजह से, और इसमें काफ़ी जो स्केल्स वगैरह हैं वो मैच करते हैं, तो वो आपकी स्किन पे एकदम इस तरह से बैठते हैं कि वो एकदम आपके जख्म को हील कर देता है और उसको फर्दर कंटामिनेशन से भी बचाते हैं। अक्सर ये जो हम कहते हैं ना, मुगालते में पड़ जाते हैं, भाई जला है तो उसको सूखने के लिए खुला छोड़ दीजिए, लेकिन फिर जो बाहर आपके और जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं, कहीं उस पर अटैक ना करें। और फिश स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, इसमें एक्टिव कोलेजन होता है जो आपकी स्किन की प्रोटीन को हेल्प आउट करता है रिपेयर करने होने के लिए। में। एब्सोल्युटली। तो कोलेजन 1 और कोलेजन 3 प्रोटीन्स जो हैं उससे इनरिच होता है। हम मल्टीपल फिशेस भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने एक फ़िश के साथ ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन जस्ट हमने फ़िश स्किन को नहीं लिया,
We have used some extracts of fish scale as well. Fish scale जो आप यूजुअली रिमूव कर देते हैं स्किन के ऊपर से, उसके अगर एक्सट्रैक्ट आपके घर पे आप मछली वाला अगर आता हो तो आप देखते हैं कि वो स्केल्स को रिमूव करके फिर आपकी मछली तैयार दे की आर जाती है। रियली वैल्यूएबल, बहुत अहम है। दे कैन गिव यू प्रोडक्ट रिगार्डिंग मल्टी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ मेरे ख्याल में गैर मुफीद तो बनाई नहीं है, उसके बिल्कुल। अंदर कोई ना कोई तासीर होती है। लेकिन डॉक्टर नाज़ी आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इस बैंडेज को इस्तेमाल करने से या कभी भी कोई बर्न की हम मेडिसिन या क्रीम लगाते हैं तो हमारा एक जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जले का निशान जाएगा या नहीं जाएगा, बैंडेज कितना काम करती है? ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सही। ओवर टॉपिकल क्रीम्स विच वी यूज फॉर बर्न्स, क्योंकि जितने भी हमने एनिमल टेस्ट किए हैं सो फार, इट लीव्स नो स्कार्स। राइट। जो कोलेजन रिच हम इसे फर्दर कर रहे हैं, ऑलरेडी इसकी स्किन में बहुत ज्यादा कोलेजन होता है, देन हम वी आर फर्दर एडेड few amount of collagen within that इसको skin, मजीद बूस्ट आपने किया ताकि ताकि- उसकी हीलिंग एंड रिपेयरिंग क्वालिटीज बढ़ जाएं। exactly, और वो scars रिमूव हो सके। Wonderful. It's very good in removing scars. अच्छा, दूसरा फिर ये भी बताइएगा कि अब बर्न्स तो कई तरह के होते हैं, कई आपको एक तो उसमें डिग्रीज भी होती है, फर्स्ट डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, और साथ साथ जलने के तरीके, यानी कोई गर्म पानी से अगर जला है या फिर डायरेक्टली आग लगी है, इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तमाम ही बर्न पे काम करेगी? जो हमने अब तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं दैट इज फॉर हीट बर्न एंड एसिड बर्न, हीट एंड एसिड बर्न्स, तो बिल्कुल उसके लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल इसके कर लिए सकते इस्तेमाल हैं। कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज हैं तो मरीन से जुड़े हुए और भी शोबा जात पे ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये नेचुरल सोर्स होती है, सो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप इस पर तहकीक करते हैं, इसके मस्बत नताइज मिलते हैं, तो मजीद प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो रही है। मेरी टीम मुझे बता रही है कि अनदर एरिया दैट दे आर वर्किंग ऑन है स्क्विड इंक, जिसको एक नेचुरल सोर्स है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर को कलर करने के लिए, जहाँ पे एक ही डिबेट चलती रहती है जी अमोनिया है नहीं है, अमोनिया से और मजीद खराबी पैदा होगी या क्या होगा। तो डॉक्टर नाज़िया ये बताइए स्क्विड इंक कितनी इसके अंदर कारामद हो सकती है? ओके, स्क्विड इंक इज रिच इन मेलानिन। यस। और हम अगर अपनी नेचुरल पॉपुलेशन को देखें, यूजुअली कलर ऑफ एशियन हेयर इज डार्क ब्राउन टू ब्लैक। ट्रू। और अगर ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिसमें नेचुरल पिगमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं हेयर कलर करने के लिए, तो आपको कोई केमिकल्स यूज ही नहीं करने पड़ेंगे। तो स्क्विड्स, ऑक्टोपस ये यूज करते हैं, इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर ग्लैंड होता है जिसे ये एज प्रीडेटर एस्केप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रशिंग टू ईट दैट एनिमल, तो वो आप समझ लें उसकी आंखों में धूल नहीं झोंकता है, इंक झोंकता है। सही, एग्जैक्टली। तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म यही है। एग्जैक्टली, हम उस इंक को कैप्चर करते हैं, इंक ग्लैंड लेते हैं एंड देन वी प्रोसेस इट एंड डेवलप इनटू अ वैल्यूएबल और ये प्रोडक्ट। इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है अफीफा? यानी अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स, यस द सोर्स इज नेचुरल, लेकिन क्या ये हमारी स्किन के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ हम पे रिएक्ट तो नहीं कर जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ये हमारी कोई कार्सिनोजेनिक से वो है। ये कार्सिनोजेनिक हमें कोई हार्म नहीं करेगा, कैंसर नहीं करेगा, अमोनिया फ्री है ये बिल्कुल, और ये आप यूज करेंगे और 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, और इसमें क्योंकि एक समुद्री आबी मखलूक के बारे में जैसे ही सोचते हैं ना तो इंसान के जहन में स्मेल फौरन आती है, चाहे आप प्रॉन्स की बात करें, फिश की बात करें। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं समरा, इसमें इसके लिए कोई अनबेरेबल सी स्मेल तो नहीं है? आप लोगों ने इसमें एडिड परफ्यूम किया है, हाउ डू यू टैकल दैट प्रॉब्लम? नहीं, इतनी इसकी अनबेरेबल स्मेल नहीं है, और हमने ऐसा नहीं हो कि मोहल्ले तक पता चले कि मैंने स्क्विड इंक लगाई है और फिश बैंडेज पहनी हुई है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उसमें भी मतलब इसकी जो हल्की सी इसकी स्मेल है उसको भी ओवरकम कर रहा है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ब्रिलियंट, एंड आई थिंक दैट दिस इज गोइंग अ लॉन्ग वे। नाज़िया जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज इसको बड़ा क्लोजली देख रहा है। हमारे पास पाक नेवी से भी अगर लोग आते हैं, सवाल हम यही कहते हैं, माहौलियात, पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन पे है। जो साहिल समंदर पाकिस्तान पे है और ख़ास तौर पे कराची के करीब है, उसमें क्या माहौलियाती तब्दीली देख रही है? अल्लाह ताला ने तो ये मादनियात, ये मखलूक में इतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स रखे हैं, लेकिन हमने एनवायरनमेंट के साथ क्या किया? We have simply played with the environment and we played really badly. Okay. If I see the world with the perspective of an ecologist, then whatever disposable we are using, wherever you are using, that is ultimately going to end up within marine environment, बिल्कुल। and it's having its drastic impact on marine population.
अभी marine हमने organisms. we had a lady who had participated in an Antarctica का एक club, एक वो leadership club था, and they had to spend 3 weeks over there. और एक उनकी finding ये थी कि जो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की, जो प्लास्टिक और बाकी मटेरियल्स हम यूज करते हैं जो इवेंचुअली मरीन लाइफ में जाता है, it has floated all the way to Antarctica. Exactly. And plastic particles are being found over there. बेचारी मछली को जब खोल के देखते हैं उसने इतना खा लिया होता है प्लास्टिक. इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हमें मिलता है दैट इज इन मिड ऑफ पैसिफिक ओशियन. हालांकि वो तो कोस्टल रीजन्स पर होना चाहिए ना, बट मेरीन एनवायरनमेंट और मेरीन वाटर इज कंसिस्टेंटली मूविंग. ट्रू. इट्स इन सर्कुलेशन पैटर्न, तो सबसे ज्यादा इनरिच वहां पर जाकर हो जाता है. तो it's not like as a national problem, it's a global problem. And we don't need to combat with that as a nation or as a country or as a state. I think as humanity we need to come together. Humanity or taking the planet Earth as a country or as a single state. Only then we can तो ये भी help out our ऐसा रहा environment. है कि to see how we can take away the negative impact that we are having on marine life, उस पे भी आप लोग काम कर रहे Exactly, हैं. there are multiple projects which we are running right now at Institute of Marine Science, and और हम इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करें या जिस भी रेफरेंस में जाके काम करें वो किसी भी तरह से मेरीन लाइफ के लिए हैजर्डस ना हो. वो इको फ्रेंडली भी हो, सस्टेनेबल भी हो और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ह्यूमंस तक भी पहुंचे. लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करके अपने आज के मुनाफे के लिए अगेन मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करें. थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया एंड अफीफा एंड समरा फॉर बीइंग हियर. ब्रिलियंट रिसर्च हैपनिंग सो फार, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द इसको पेटेंट भी करा लेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक पाकिस्तान टू प्लेसेस. इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई एम सिद्रा इकबाल. हमेशा की तरह एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि 4 मौसम होते हैं, यानी स्प्रिंग, विंटर, ऑटम एंड ऑफ कोर्स समर्स. इसके अलावा फलों के मौसम होते हैं. लेकिन पाकिस्तान में एक यूनिक मौसम जिसकी वजह से कराची में ख़ास तौर पे इसको दिसंबरिस्तान भी कहा जाता है. दिस इज़ द शादी सीज़न. ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर मुकीम लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को विज़िट करने भी आते हैं. छुट्टियां हुई भी होती हैं, मौसम अच्छा होता है और इसी लिहाज से ज़्यादातर तकरीबात और शादियां पाकिस्तान में खुसूसन कराची में विंटर के सीज़न में प्लान की जाती हैं. इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे ज़रा जानते हैं कि आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं. वैसे तो आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तानी बड़े क्रिएटिव हैं. हमारी ज़िंदगियों का महवर यही शादी की तकरीब होती है. तो बचपन से प्लानिंग शुरू होती है और फिर माशाल्लाह 20-25 साल की प्लानिंग के बाद जो शाहकार सामने आता है उसमें कई ज़बरदस्त ट्रेंड्स हैं. आपको हमने लास्ट टाइम दिखाया था कि किस तरह लाहौर की एक वेडिंग में एक ब्राइडल जोड़े ने सोचा कि हम ज़रा अपनी एंट्री इतनी यूनिक करेंगे कि उनकी जो पालकी थी वो एक्चुअली एक केक था और वो केक में सवार होके अपने मेहमानों के सामने आए थे. इसी तरह अगर आप ये देखना चाहें कि जो एंट्री होती है उसमें पहले कहा जाता था ना कि मुंह मीठा करना है तो मिठाइयाँ होती थी. अब तो हर तरह के डिज़र्ट बार्स आपको नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बाहर लोग कहते हैं ना ज़रा टकीला शकीला का शॉट होता है. ऑफ कोर्स अल्कोहल हमारे यहाँ नहीं है उतनी आम, तो हमने कहा क्या किया जाए. उन शॉट ग्लासेस में पाकिस्तान में आप देख सकते हैं पानी पूरी का शॉट, यानी एक पानी पूरी ऊपर रखी हुई होती है और उसके अंदर वो खट्टा पानी होता है. तो इस तरह की बड़ी इनोवेटिव चीज़ें हमने की हैं. फूलों से लेके स्टेज की जो सजावट होती है, दुल्हन की एंट्री, म्यूज़िक, फिर इसके अलावा जब हमने ये देखा कि पैसे ज़रा महंगी तकरीबात होने लगी तो शंडी होने लगी हमारे यहाँ, यानी जो शादी है और उसके साथ साथ जो मेहंदी है उसको मिला के हमने कहा कि शंडी करेंगे. फिर इसी तरह शलीमा भी होता है जी, जिसके अंदर शादी और वलीमे का एक ही इवेंट लोगों ने कर दिया, जिसको कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है. जब पैसे कम होते हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट यंग लोग करते हैं. और ख़ास तौर पर पंजाब में कहा जाता था कि दिन की शादियाँ होती हैं. और एक मुझे याद है बचपन में हमारे एक रिश्तेदार की शादी इस तरह थी और हम कराची वाले बड़े हैरान थे कि भाई दिन में शादी का तो कभी हमने सुना ही नहीं. लेकिन अब क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का शहर है और मौसम भी ज़रा अच्छा होता है तो डे वेडिंग टू वोग इन कराची एज वेल. इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिस पे आज हमने बात करनी है. लेटेस्ट चीज़ें क्या हो रही हैं, कलर्स और इसके साथ साथ फैशन में, मेकअप में क्या ट्रेंड्स हैं. लेकिन जी आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे पैनल से जो सारे के सारे इसी शोबे से जुड़े हुए हैं,
यानी आपके जो स्पेशल डे को मजीद स्पेशल बनाने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए ये अपनी सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी ब्यूटी सैलून से। सैलून एंड स्पा सर्विसेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, ना सिर्फ उस कपल के लिए जिसकी शादी हो रही है बल्कि उसके सारे खानदान के लिए, क्योंकि लड़कियों की कोशिशें दुल्हन से ज्यादा होती हैं कि इस तकरीब की सुपरस्टार मैंने ही दिखना है। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द सना सारा सैलून। सारा हमारे साथ है जिनका गुज़िश्ता 10 सालों का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह सैलून की 2 ब्रांचेस कराची में ऑपरेट कर रही हैं एंड डूइंग एक्सट्रीमली वेल। थैंक यू सो मच सारा फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं, हमारे बहुत सारे शोज में आ चुकी हैं, इवेंट मैनेजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और हर तरह का इवेंट मैनेज करती हैं। और हाल ही में मैंने देखा कि शी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस कि अगर आप कराची से बाहर रहते हैं और ख़ास तौर पे कराची में शादी की या किसी और तकरीब को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो हमारे होटल्स और गेस्ट हाउस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं एंड जोया इज रनिंग एग्जैक्टली दैट इज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं जोया जैन। अस्सलाम वालेकुम जोया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जाहिर सी बात है जी, हाईलाइट होती है कपड़े। कितने कपड़े डबल डबल बनाए जाते हैं ये कह के कि सोचा था क्या, टेलर को समझ नहीं आई, ये जोड़ा हो गया खराब, चलें जी एक और बनवाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास मौजूद हैं राफिया मामू जी। बहुत बहुत शुक्रिया राफिया। आपका अपना ब्रांड भी है SRM के नाम से, बहुत अरसे से आप मुंसलिक रही गुल अहमद के साथ, सो यू अंडरस्टैंड द मार्केट रियली वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटी। सबसे पहले मुझे ये बताएं सारा कि जो एक्सपेक्टेशन है, हर ब्राइड को गोरे दिखना है और उसकी फ्रेंड्स को भी गोरे दिखना है Right. और उसकी फैमिली की हर लड़की को गोरे दिखना है। Right. तो ये जो मिशन गोरापन है Right. ये कितने अरसे पहले शुरू हो जाता है? 2-3 महीने से सर्विसेज ली जा रही होती हैं? देखिए जब ब्राइड हमारे पास बुकिंग के लिए आती है इनिशियली तो हम पूरी कंसल्टेशन करते हैं रिगार्डिंग हर ज्वेलरी, रिगार्डिंग हर स्किन केयर रेजीम एंड एवरीथिंग। और उसमें हमको ये कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर यू शुड प्रेप योर स्किन, बिकॉज हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है जस्ट वन टाइम आप मेकअप कर लें, सारी चीज़ें करेक्ट करें, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमारी मेयर सना की जो भागी जितनी ट्रेनिंग्स हैं उसमें हमें यही सिखाया जाता है, तो हमारी जो लर्निंग्स हैं कि 70% इज द स्किन केयर एंड 30% इज द मेकअप एप्लीकेशन। राइट। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लोगों को ये होता है कि बस एक दफा फेशियल कराएंगे और जब हम निकलेंगे तो हम बिल्कुल ऑल टुगेदर व्हाइट हो चुके होंगे। वो सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं आ पाता जब तक वो व्हाइट नहीं होते या गोरे नहीं होते वो। अच्छा सना, ये भी देखा है कि आप जो लोगों की कंपैरिजंस हैं, आई मीन आई एम सरप्राइज कि समटाइम्स व्हेन सैलून्स आर ऑफरिंग डील्स, वो कहते हैं कि जी आज ही आप फेस पॉलिश करा लें, आज ही आप, उसी के बाद आपका फेशियल हो जाता है। तो मुझे लगता है वो जो चमक नजर आ रही होती है वो तो शायद ब्लीच की है। देखिए अगेन मैं ये बताती हूँ, हमारा पूरा एक कंसल्टेशन पूरा प्रोटोकॉल है। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, इवन वॉक इन भी आता है, इवन स्पेशली जो ब्राइड्स आती हैं तो पूरा हम कॉन्सेंट फॉर्म लेते हैं कि हम उसके पहले उनकी स्किन चेक करते हैं कि उनकी स्किन कंडीशन क्या है। बहुत दफ़ा अभी जो लेटली जो ट्रेंड हो गया है वो स्किन ट्रीटमेंट्स का बहुत ट्रेंड हो गया है। डर्माटोलॉजिस्ट से जो है वो ट्रीटमेंट्स ली जाती है, उसमें अपर लेयर आपकी पूरी पील ऑफ हुई हुई होती है। तो इस तरह का भी कोई क्लाइंट या कोई ब्राइड हमारे पास आती है तो हम पूरी कंसल्ट करते हैं, उनका पूरा कॉन्सेंट फॉर्म लेते हैं कि इसमें आपको हम स्किन पॉलिश नहीं देंगे, हम आपको ब्लीच नहीं देंगे, हम आपको वैक्स नहीं देंगे, इवन दो हम एक्सफोलिएट भी नहीं करेंगे, सो दैट आपकी स्किन ऑलरेडी जो पूरी पील ऑफ हो रही है, जो इतनी ड्राई और हार्श हो रही है उसको हम जो है वो सूदिंग इफेक्ट पे रखे जाएंगे। रादर हम डिपेंड अगेन मैं आपसे सजा ये बोलूंगी कि बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नो हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। लोगों को बस ये होता है, सैलून में भी यही होता है कि ओवर सेलिंग की जा रही होती है कि उसको क्रॉस सेलिंग करके कि आप इसके साथ ये पैकेज ले लें, इसके साथ ये पैकेज ले लें, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लोगों का ट्रस्ट बड़ा इफेक्ट हुआ है। लोग अब ये कहते हैं कि जी ये सारे के सारे लोग मनी मेकिंग बिजनेस में हैं। तो आपका तो अपने एस्थेटिशियन के साथ, अपने स्पा के साथ एक बड़ा ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त की बात नहीं है, आपने उनके साथ यानी इवॉल्व करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की नीड्स चेंज होनी है। जी जनाब, आमतौर पे कहा जाता है कि सोशल मीडिया आपको नए शादी सीजन के ट्रेंड से मुतारिफ कराता है, आपको पता चलता है, आपको आगे ही देता है, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं आजकल कि दिस इज अ पावर, दिस इज एन अथॉरिटी जिसको मिसयूज भी किया जा रहा है। हमारे साथ आज 3 सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, ब्यूटी बिजनेस को, फैशन को और इवेंट मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तीनों ही शोबे बहुत वल्नरेबल हो गए हैं लोगों के रिव्यूज से। कोई पूछने वाला नहीं है, आई डोंट नो आपके एक्सपीरियंस में हुआ या नहीं, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है लोगों को सैलून्स पे, डिजाइन हाउसेस पे, सुपरमार्केट्स में चीखते चिल्लाते हुए, जहां वो समझते हैं कि जी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एक तो होता है ना कंज्यूमर इज किंग, हम उसको नेक्स्ट लेवल ले गए, कंज्यूमर इज डिक्टेटर। अब वो थ्रेट करता है कि आपकी जी मैंने वीडियो बनानी है, मैंने सोशल मीडिया पे डालना है, और आपकी डी मार्केटिंग, आपको डिफेम करना, ये तमाम चीजें हमारे सामने बड़ी ओपन हो गई हैं। अच्छा सारा, आप क्या कहते हो कि
कितनी ग्रीवियंस रियल होती है। लोग कहते हैं ना ये तो पावर है और एक सारिफ के पास ये पावर होनी चाहिए कि उसका अगर एक ओपिनियन है और मनी मेकिंग पे उसको एहतजाज है तो वो कहीं जाके बोले, लेकिन आप इससे इफेक्ट हुए हो डायरेक्टली? बिल्कुल इफेक्ट हुए हैं इसमें। जस्ट नॉट द क्लाइंटेल, इवन जो कंपेटिटर्स भी जो हैं आपकी विद इन इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं वो भी इसको एज लाइक लेवरेज कर रहे हैं कि वो किसी को डिफेम करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको डिफेम करने के लिए वो सोशल मीडिया में फेक क्लाइंट बन के, फेक विजिटर बन के वो रिव्यूज डाल देते हैं। और लोग लिटरली जो हमारे माशाल्लाह इट्स बीन लाइक 4 years नाउ, हमारी जो अभी भी हमने पेज पे अपनी रैंकिंग मेंटेन की हुई है, जो कि आपको पता है फेसबुक पे कोई भी मेंटेन नहीं करता, सब अपने रिव्यूज ऑफ कर देते हैं। हमारी अभी भी स्टिल 4.5 है। अच्छा मजे की बात 4.5 आपको पता है कि उसमें कितने पॉजिटिव हमारे रिव्यूज होंगे और कितने होंगे, एक आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसमें 10 अच्छे रिव्यूज में सिर्फ एक जो बुरा रिव्यू जो कि फेक आईडीज होता है, यूजुअली हम पूरा जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस पे आपके पास 10 कमेंट्स आए होते हैं रादर देन यू नो फॉलोइंग द जो रियल क्लाइंट है। एक हमारी ह्यूमन साइकी भी तो है ना सारा, कि बुराई बड़ा तेजी से फैलती है, यानी अगर आप कोई आके बुराई करेगा जोया दैट्स खबर, फिर दूसरे भी कहेंगे हाँ है, पता हो ना हो, they want to have an opinion about it। और कोई डॉट नजर इस तरह के रिव्यूज में क्या होता है, वो वन साइडेड स्टोरी होती है, दूसरी तरफ का कोई सुनने को तैयार नहीं होता, किसी के साथ थोड़ा भी बुरा होता है वो भी साथ में ज्वाइन इन कर लेता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। इसमें कितना प्रॉब्लम नर्व्स का होता है, बिकॉज हम जैसे कहते हैं ना कि शादी किसी की भी जिंदगी का एक बड़ा अहम दिन है, तो आप नर्वस हैं, आपको 100 लोगों से उस वक्त एडवाइस मिल रही है, 100 तरह से आपका डिसीजन क्रिटिक हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपको अगर एज एन इवेंट मैनेजर हायर किया या आपके सैलून पे जाके उन्होंने रजिस्टर किया या राफिया से किया, 15 दोस्तें होंगी कहते अरे नहीं इससे बेहतर डील तो तुम्हें वहां मिल जाती, वो ज्यादा बेहतर था। तो इसकी वजह से भी लोग डबल माइंडेड हो रहे होते हैं। और इवन जब आके बैठते हैं, ऑल्दो दे हैव चूजन अस पूरी रिसर्च के बाद ही, उसके बावजूद भी इतने कॉन्शियस और इतने कंफ्यूज होते हैं कि मतलब मैं ये कहती हूँ कि देखो अगर इफ यू हैव चूज अस तो यू नीड टू रिलैक्स, और जो भी चीजें ट्रस्ट अस कंप्लीटली। अगर आप डाउटफुल होते हो, और जो पता है ऐसा भी होता है जो डाउटफुल बहुत ज्यादा होता है ना, उनके साथ ही पूछ और फिर गड़बड़ होती है, हाँ क्योंकि हम पता नहीं वो कैसे हो जाती है। अच्छा राफिया जी, आपके पास आता है कि पूरा अपनी मर्जी का बता के गए, लेकिन जब ट्रायल पे आके दुल्हन ने कपड़े पहने तो उसको पसंद ही नहीं आ रहे और रोना धोना, और मैंने अक्सर देखा वो बेचारियां इतनी स्ट्रेस होती हैं ब्राइड्स कि वो किसी भी ऐसे पॉइंट पे ना वो एक आध दफा बेचारी गुस्से में आती हैं, फिर दूसरे टप 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 आंसू रोना शुरू ऐसे ही होता है, लेकिन असल में पता है वो नर्वस हुए हुए होते हैं और उसी वजह से वो उस टाइम उस चीज को नहीं समझ रहे होते हैं। और जब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, लेकिन वो इतना नर्वस होती है कि वो हर चीज में उनको ये लग रहा था ये नहीं वैसे बना जैसे हम चाह राफिया रहे जी थे। एक और बात बताइएगा कि अमूमन ट्रायल पे मदर इन लॉ या फिर नंद या फ्रेंड या बहन साथ आती है, इन लोगों का ओपिनियन उस वक्त ब्राइड पे कितना मैटर कर रहा होता है? यानी एक जरा सी आंख का इशारा कि किसी को उतना पसंद नहीं आया जो आप एक्साइटेड एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहीं आप भी परेशान हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि मोस्टली ब्राइड से ज्यादा उसके साथ जो बहन होगी या कोई सास होगा तो होंगी वो या यूं अम्मी। करके देख कर कहेंगे कि ये वो चीज नहीं है जो तुमने बोला था, फिर वो सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हाँ हाँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखिए ये जो आपकी डिजाइनिंग थी ये इसमें ये रीजन है, ये ऐसे बनेगा। बहुत आप इस वक्त किस पे फोकस करती हैं? आप मदर पे फोकस नहीं, करती मैं हैं या bride bride पे- मैं bride पे focus करती हूँ, क्योंकि बाकी किसी पे focus करने की जब तक वो जरूरत नहीं रेड है। डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती ना, मदर इन लॉ सेटिस्फाई नहीं होती, स्पेशली वलीमा बाइट्स। Exactly. डार्क लिपस्टिक नहीं प्लीज, अब वो ब्राइड कंफ्यूज, मुझे बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए थी, और वो ब्राइड जब लेने आती है मीडिया ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया स्पेशली ब्राइड्स के लिए। मतलब सेलिब्रिटी की शादी इस तरह हुई, उसने ड्रेस ये पहना, वो उस सैलून में तैयार हुई, तो वो कहती हमारी शादी भी उसने अपने दिमाग में ऑलरेडी आइडलाइज हाँ, किया। exactly. उसने ये नहीं सोचा होता उसने कितना स्पेंड किया, आप कितना स्पेंड कर रहे But Zoya, tell me something, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है इस वक्त 2019 खत्म हो गया है, 2020 की तरफ हम जा रहे हैं, एवरेज गेस्ट लिस्ट मुझे लगता है पर्सनली कम हुई है। नहीं। हाँ, ये 350 to 500 ये कहाँ हम कहते थे 500 की शादी ना हो तो वो शादी ही नहीं लगती। अच्छा, इसमें भी कम्युनिटी वाइज बहुत डिफर करता है। मतलब कुछ कम्युनिटीज है उनकी शादी हमेशा, स्पेशली जो मेमन कम्युनिटी है उनकी शादी बहुत बड़ी, उनकी गेस्ट लिस्ट बहुत ज्यादा होती है। हाँ। वो कम नहीं होती, वो वो बढ़ती है। इज्तिमा होता है, वो शादी नहीं होती। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें हम दूर पड़े कि वो रिश्तेदार जिनको हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन वो उनको शादी भी में बुलाते हैं। वो शादी में उनका आना जरूरी था और उनका ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। आप बताएं सारा के जब ये हम बात कर रहे हैं एवरेज ट्रेंड्स की, आपने एक बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की कि वो जो एक ग्लॉसी नो मेकअप या लाइट मेकअप लुक है विच स्टिल लुक्स लाइक, हम कहते हैं मेगन मार्कल को देखो अपनी शादी पे ऐसे तैयार हुई थी, हम तो इससे ज्यादा मेकअप तारीख रोड जाने के लिए कर रहे थे।
इन चीजों के बारे में आप क्या कहोगे? आर ब्राइड्स वांटिंग अ सॉफ्टर लुक, या उनका भी एक जहन में अभी भी वही है? मैं अगेन वो जो हम कंफ्यूजन की बात करें ना, वो ब्राइड्सला जो होता है उनको वो इतना कंफ्यूज कर देता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई, मुझे उसने रेफरेंस उसकी पिक्चर दी हमजा की वाइफ की कि आप मुझे ये कर दें, आई वांट अ वेरी न्यूड काइंड ऑफ लुक बट विद रेड लिप्स। मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग कि मतलब आई एम हियरिंग कि ये रेड लिप्स। तो मैंने कहा देखो तुम बहुत कंफ्यूज हो, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जो है वो थोड़ा सा उस पे रेड पे जाना है या न्यूड्स पे जाना है। तो शी वाज लाइक नहीं आप मुझे आई मेकअप कुछ नहीं करें, आप मुझे रेड लिप्स दे दो। मैंने कहा ओके फाइन, देन दैट्स नॉट द न्यूड लुक ना। तो वही कंफ्यूजन रहती है। और अच्छा, ये एक बड़ा, वैसे इसके बारे में बात भी करते हैं, अगर कोई कॉलर है तो हमें बताइए। ये बड़ी पॉपुलर लुक है, ये हमने खुद इन्वेंट किया और ये सारा के तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगी ओवरऑल नो मेकअप लुक हो, ग्लॉसी ग्लॉसी आईज, हल्का सा शिमरी सा मे बी मेकअप, बट द पाउट हैज टू बी डार्क। ये हमने खुद इन्वेंट किया ना, दुनिया में नहीं होता। एग्जैक्टली वो नो मेकअप लुक के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। लुक पे कोई जाएगा तो उसी हिसाब से बोलेगी इतने पैसे दिए इसका क्या फायदे, तो घर पे करने थे। इवन जब हम थोड़ी कंपैरेटिवली डार्क आइज कर रहे होते हैं तो वी प्रेफर कि हम उसको न्यूट्रलाइज करें सॉफ्ट कलर से। बट जब वो पहले तो हमने उसूल यही सुने थे कि इफ यू हैव रियली डन अप आईज सो योर पाउट हैज टू बी लाइटर शेड। अगर आपका पाउट बहुत ज्यादा डार्क है तो योर आई मेकअप हैज टू बी लाइटर। लेकिन अब तो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन वाली सिनेरियो हो चुकी है। तो हम इसलिए जो है वो अपने सैलून के अंदर विजिटर्स को जो आते हैं ब्राइड्स वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वो जब लेने आ रहे होते हैं तो वो सारा काम वहीं पे हो जाता है। सही। कि डार्क लिपस्टिक नहीं लगी तो उनको वो फिर वो चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें भी एडजस्ट करना होता है। तो ये चीजें हैं। वैसे आजकल जो ट्रेंड है गर्ल्स के लड़कियों के अंदर स्पेशली ब्राइड्स में अवेयरनेस आ गई है कि उनको बहुत सॉफ्ट और सटल लुक चाहिए। दे आर नॉट एक बड़ा जो मैं चेंज ओवर देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स सैलून्स और आप लोगों की जैसे मेकअप स्टूडियोज हैं, दे हैव द एक्सपर्टीज, लेकिन स्ट्रेस, लोग कहते हैं कि जी रुखसती लड़की की रात 10 बजे नहीं होती, वो एक्चुअली उसी वक्त हो जाती है जब वो सैलून के लिए निकलती है, बिकॉज शी हैज टू स्पेंड गुड 4-5 आवर्स ओवर देयर, और फिर उसकी मुलाकात अपने घर वालों से तैयार होकर वहीं यू नो एट द वेन्यू होती है। क्या आप कहती हैं कि इज दैट अ बिग चेंज कि नाउ पीपल आर ऑल्सो प्रेफरिंग एट होम मेकअप आर्टिस्ट जो उनके घर पे आके सर्विस? देखिए अगेन हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली माशाल्लाह पाकिस्तानीज आर वेरी टैलेंटेड। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कि एक बिजनेस चाहिए आइडिया, और उस पर माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट भी इतने हो गए, इवन होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट भी इतने ज़्यादा हो गए। बट आई थिंक कोई अगर ब्राइड अपने बिग डे के लिए चूज़ करे तो उसको कहीं कोई ऐसी जगह जो प्रोफेशनली साउंड हो, जहाँ पे स्टाफ भी, इवन जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं वो अच्छी हो। मतलब एक आपका बिग डे होता है, वो आपका पूरा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको पर्सनली कहूँ कि होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट या जो आपके घर आके सर्विसेज दें, दे आर वेरी गुड, लेकिन जो एक चीज़ मुझे पर्सनली मिसिंग लगती है कि दिल बी ग्रेट एट मेकअप, लेकिन हर फन मौला इंसान नहीं होता। तो सैलून में आपके पास ये एक मेरे ख्याल में एडवांटेज होता है कि ज्वेलरी को करना, आपका दुपट्टा सेटिंग, आपका हेयर डू कैसे बनेगा, उस सब के अलग अलग एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको मिल के बनाते हैं। इवन जब ब्राइड निकल भी रही होती है तो वी मेक श्योर कि मैं और सना हम इतना फोकस करते हैं इसका ऊपर से ये चीज सही नहीं आ रही, दुपट्टा फॉल को प्रोटोकॉल के साथ फॉलो कर रहे हो। घर के अंदर वो माहौल भी नहीं होता ना? नहीं होता है, अच्छा लाइट ही नहीं होती, दुल्हन को पता ही नहीं चल रहा होता कि वो तैयार हो रही है, बिकॉज आपको वो मेकअप स्टूडियो वाली लाइट फीलिंग नहीं आती। अगेन जो मैं बात करी एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस को होना, मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये ना करे, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम करें, बट अगेन एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स उसकी जो है वो एक फील्ड। अच्छा, लेकिन मुझे राफे जी आपसे फिर बात करनी थी, लेकिन ब्रेक पे जाने को भी मुझे कह रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि शादी का जोड़ा सबके लिए अहम होता है, उस पर जो इंटरेस्ट और आपने इनपुट डाला होता है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम यहाँ ज़रा बात करेंगे कि शादी के जोड़े को दोबारा यूटिलाइज कैसे किया जाए। अब कुछ ट्रेंड वापस आया है कि कई लड़कियाँ, यंग गर्ल्स, दे वांट टू वेयर और दे वांट टू रीडू देयर मदर्स थिंग। अभी नेमल खावर की शादी में भी हमने ये देखा कि यू नो शी वाज वेयरिंग हर मदर्स गरारा एंड देन शी टॉप्ड इट अप और उसको अपस्केल कर लिया या उसको रीडू कर लिया। क्या ये एक नया ट्रेंड है या इट्स अ बज़? और ख़ास तौर पे जो अगर आपने बिल्कुल ओरिजिनल जोड़ा बनवाया है तो आप किसी अपने ही खानदान की तकरीब में भी पहने तो लोग समझते हैं कि शायद आपने बजट तरीके से उस शादी को अटेंड किया और नए कपड़े नहीं बनवाए। तो दोबारा शादी के कपड़े कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पाकिस्तानी शादी में अगर आपने सबसे बड़ी गलती कोई देखनी है ना, तो वो ये होती है कि दुल्हन अमूमन पाकिस्तान में आज भी लाल सुर्ख रंग का जोड़ा पहनती है, और उस तकरीब में ये एक अनसेड रूल होता है कि किसी और ने लाल नहीं पहनना। लेकिन कुछ लोग वाकई अपने पुराना यानी अपनी शादी का जोड़ा पहनने की ख्वाहिश में कभी कभार ये गलती कर बैठते हैं। तो सवाल मेरा आपसे ब्रेक पे जाने से पहले ये था कि शादी के कपड़े जो इतनी मेहनत से, हो सकता है लाइट भी बनवाए हों, ज़्यादा बहुत हैवी जोड़ा नहीं भी है, लेकिन उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे किया जाए? राफिया जी क्या कहेंगी? इसमें असल में एक तो खराब हुई है कि पहनेंगे और पता चलेगा कि अरे ये तो वही जोड़ा था, फिर पहन लिया। तो जो हम आजकल कर रहे हैं, मेरे पास काफी ऐसे लोग आए जो अपना प्री लव लेकर आए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम सबसे मेन चीज बेस वही लेते हैं, उसके बाद उसमें एडिशन कुछ फैब्रिक्स, उसको अगर फर्ज करें अगर वो शरारा है तो उसको गाउन बना दिया कि वो शरारा लुक नहीं रही और वो गाउन में आ गया, या आपने जो उसकी चोली है या उसका जो अपर ब्लाउज है उसको आपने बदल दिया और उसके साथ आपने दुपट्टे को चेंज कर दिया, तो वो लुक चेंज हो जाता है। कुछ लोग अपनी शादी का जो दुपट्टा होता है उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि बाकी एक प्लेन फॉर्मल जोड़ा बना लिया और उसके साथ यूज हो जाता है। सो यू कैन डू इट, लेकिन फिर दूसरा सवाल जो है ये आ जाता है, लोग समझते हैं कॉस्ट कटिंग की है, ये तो आपने क्यों, आप कंफ्यूज थी, ये आपकी शादी नहीं है, वो वाले जुमले सुनने को मिलते हैं। समझते हैं कि ब्राइड को आप है ना वो कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसलिए काफी सारे टाइम बंदा सोच भी रहा है लेकिन पहनता नहीं, ऐसा नहीं ब्राइड से ज्यादा हैवी लगूं। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। आमतौर पे लोगों को दिसंबर की शादियों में एक प्रॉब्लम वो ये भी फेस करते हैं, द फैमिली मेंबर्स हु आर एक्सपेक्टिंग, वो बड़े कॉन्शियस हुए होते हैं कि अब तकरीब है, सारे लोग आएंगे, उनकी ग्रूमिंग के लिए आप सारा कोई टिप्स देना चाहोगी कि इफ़ यू आर माशाल्लाह फुल ब्रूम प्रेगनेंसी पे हैं और घर की शादी है, तकरीब अटेंड भी करनी है, क्या करें? तैयार हो ना हो, क्या करें? नहीं, आती हैं तैयार होने हमारे पास, बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी आ रही थी, बट वी मेक श्योर कि हम उनको जल्दी से अकोमोडेट करें और स्पेशल प्रोटोकॉल लेकर उनको करें। उसमें होता है कि कट्स आप बताएंगी कि जो है कट सोर्स है, मैं समझती हूँ कि मेकअप इतना फोकस ना करें, आपके कपड़े भी इस पे डिपेंड करते हैं, बाकी सब चीजें अलग हैं। कुछ फ्लोई कट्स होने चाहिए, बहुत फिटेड नहीं, तो और आप कॉन्शियस बहुत होते हैं ना अपने आप को कैरी करते हैं। लेकिन जब आप सोसाइटी की वजह से सब कहते हैं अच्छा पता चला, मतलब हर कोई अपने आसपास बातें कर रहा होता है, हमारे जो प्रॉब्लम है कि हम लोग गॉसिप और पीछे से वो आवाजें आ रही होती हैं, वो आपको ज्यादा कॉन्शियस करते हैं। और जब बंदी ज्यादा रेडी भी हुई हो, प्रेग्नेंट हो, तो लोग वैसी बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन फेस पे भी आता है सारा, आप खुद क्योंकि यू नो यू बीन थ्रू द एक्सपीरियंस, यंग गर्ल्स और कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जिन्होंने पहले आपकी शादी पे आपको देखा और अब सेकंड किसी तकरीब में देख रहे हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो पीपल आर सेइंग कि जी फेस स्वॉलन है एंड पीपल आर कॉन्शियस, तो मेकअप में क्या करें? उसमें हम कॉन्टोरिंग फिर ज्यादा कर लेते हैं। एग्जैक्टली, कॉन्टोरिंग करते हैं, फीचर को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, बिकॉज एट टाइम्स आईज भी बहुत स्वेलिंग हुई भी होती हैं, तो हम आई मेकअप पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। स्किन ऑलरेडी अच्छी हुई भी होती है, यूजुअली प्रेगनेंसी में स्किन अच्छी हो जाती है, ग्लो इज देयर। बिल्कुल, हेयर स्टाइलिंग पे अच्छा फोकस करते हैं हम, थोड़ा सा ओपन हेयर्स पे जाते हैं ताकि आपको फेस थोड़ा कॉन्टूर लगे। अगर आपके घर में कोई तकरीब है, शादी है, तो बिल्कुल ये ना समझें कि भाई अब मुझे कौन देखेगा या परेशान ना हो। यू कैन ऑलवेज अवेल द सेम सर्विसेज फॉर इट और अपने कपड़ों पे, अपनी लुक पे फोकस करें। एक और एरिया जो है अमूमन देखा ये गया है कि शादी के वक्त दुल्हन की जो अपनी वालदा होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, वो तैयारी जो करती भी हैं तो आधी तैयारी की चीज़ें भूल जाती हैं बिकॉज उनके सर पे इतनी और जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपने कैसा एक्सपीरियंस में पाया? बिकॉज अमूमन वैसे आपका काम तो जो घर के मर्द हजरात हैं, तैयारियां खवातीन करा रही होती हैं। आजकल ज्यादा ये होता है कि मतलब डैड सिर्फ चेक देने आते हैं, इसके अलावा वो कहते हैं हमें नहीं पता, जो करना है नहीं कराना है। एग्जैक्टली, तो मतलब इस साल का ट्रेंड देखिए ज्यादा मतलब जो दुल्हन है और दुल्हन मतलब मेरे पास ज्यादातर अपेरेंटली ज्यादातर लड़कियां ही आती है शादी करवाने के, मतलब इनकी शादी हो रही होती है, मेहंदी बंदे आ रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर और आप कहते हैं कि घर के जो शादी तकरीबात के मेन्यू होते हैं, एक जमाने में समझा जाता था खाना से डैड डिसाइड करते हैं, खाना डैड डिसाइड करते हैं, हमारे घर में तो अम्मियां डिसाइड करती हैं भाई। मतलब डैड डिसाइड करते खाना, वो दुल्हन और अम्मा हमारा जो डिपार्टमेंट, मुझे लगता है मेन्यू सेटिंग अभी भी खवातीन करती हैं, खाना उस वक्त पहुंचा है, निकला है, सही सब आदमी देख रहे हैं। डैड्स आर मोर कंसर्न कि टेस्ट कैसा होगा, पूरा पड़ जाए खाना पूरा पड़ जाए, एक्स्ट्रा कर दे, कम नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ भी जाना है, उसको अच्छे से पैक करा दीजिए। राफे जी, मदर्स को चाहे वो दूल्हे की माँ हो या फिर दुल्हन की माँ हो, उनकी तैयारी के लिए बताएं, क्योंकि लोग उनको भी नोटिस कर रहे होते हैं, खास तौर पे जो पहली दफा मिल रहे हैं, जब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि जी ये दुल्हन की अम्मी है, तो दूल्हे वाले बड़े गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स दुल्हन भी ऐसी दिखेगी। तो अम्मी को कैसे तैयार होना चाहिए? बहुत
बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, हाँ। क्योंकि उनको अपनी ग्रूमिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी सही। चाहिए, क्योंकि दुल्हन को बाद में देखा जाता है, पहले उनको देखा जाता है। वही बात ना कि फास्ट फॉरवर्ड। बिल्कुल। और उसके लिए देखिए मोस्टली होता है कि मदर्स, कुछ फैमिलीज में होता है कि वो रेड, आप जो भी बात कर रही थी कि वो रेड का ट्रेंड है, वो पूरी फैमिली जो है वो रेड पहनती है। मैंने ऐसे काफी लोग देखे जिसमें मदर ने भी रेड पहना है, बहनों ने भी रेड पहना है और सबने रेड। अच्छा, वो थीमेटिकली शायद वो ढोल की मेहंदी पे करते हैं, शादी पे लेकिन भी हो रहा मेन होता है, इवेंट्स लेकिन पे देखा गया है कि मदर्स पेस्टल्स में, पेस्टल्स में, क्योंकि कभी भी मदर को ना आप इतने ब्राइट और ऐसे कलर में वो नहीं सूट करेंगी, उनको हमेशा सूदिंग और ऑन दी अदर हैंड हमने दूल्हे की जो अम्मी होती है वो तो बड़ा ब्राइट साड़ी कलर पहन लेती हैं, वो साड़ी पहन लेती हैं। लेकिन यही अब डिपेंड करता है कि ये अच्छा पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, या आपकी पर्सनालिटी पे कलर कैसे सूट करता है। हाँ। क्या पता जो हम सोच रहे हैं कि उनपे पेस्टल, उनपे डार्क कलर भी अच्छा लग सकता है। तो अच्छा, it जो depend यंग करता गर्ल्स है। होती हैं वो तो मेकअप को कैरी कर लेती हैं, मदर्स अमूमन सर्विसेज के लिए नहीं जाएंगी, रिलैक्स होना। वही जो इन्होंने अभी सारा ने बात की कि 6 मंथ्स की जो जद्दोजहद वाला है वो तो चलो दुल्हन के लिए हो रहा है, दुल्हन टाइम निकाल रही है, दुल्हन की वालदा उसकी बहनें नहीं कर रही होती। और दूसरा, मदर्स यूजुअली मैंने देखा है जो सीनियर लेडीज हैं हमारे यहाँ मेकअप नहीं इतना करती, सारा उनको कर दो तो वो कॉन्शियस। मेरी अपनी अम्मी मेरी दोनों बहनों की शादियों में इतनी कॉन्शियस, उनको लाइनर लगाया वो तो कहती नहीं मैं बिल्कुल ये क्या कर लिया, मेकअप करवा के उन्होंने सारा रिमूव किया। ना पहली घर की शादी होती है ना, तो वो ज्यादा कॉन्शियस होती है हर चीज में, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको टेंशन ज्यादा होती है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना अच्छा, है। और कभी कभार एक्साइटमेंट में आप कुछ करते हैं। आई रिमेंबर माई सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड, उनकी मदर इन लॉ जब तैयार होके आई तो उनके अपने बच्चे उनको टीज कर रहे थे कि मामा ये क्या करा लिया आपने, आप तो बड़ी डिफरेंट लग रही हैं। तो वो बेचारी और कॉन्शियस हो हमारे जाती पास हैं। भी जब आती है स्पेशली जो मदर्स, मैं प्रेफर करती हूँ कि मदर्स तैयार हों, हाँ। बिकॉज मैं सोचती हूँ वो अचीवमेंट मदर्स की ही होती है कि इतने बड़ा दिन जो है वो उनको देखना नसीब हो रहा है। तो हम लोग मदर्स के लिए बहुत सॉफ्ट और सटल मेकअप प्रेफर करते हैं, जिसमें एट टाइम जो अगर थोड़ी सी एजेड होती है मदर्स तो उनको हम बहुत लैशेस वगैरह पे भी नहीं जा रहे थे, हाँ। जस्ट हम ब्राउन स्मजी आईज देते हैं, और इवन फेस कंप्लेक्शन एग्जैक्टली वन टोन कॉम्प्लेक्शन में जाते हैं विद वेरी मिनिमल बेस फाउंडेशन एप्लीकेशन, और बहुत सॉफ्ट न्यूड कलर पे हम लोग जाते हैं। अगर इवन कोई आंटी, क्योंकि यूजुअली होता है कि बल्जी आईज होती हैं थोड़ी एज पे जाके, तो वहाँ पे हम गोल्डन्स और इस पे लाइट कलर्स पे हम आइज पे नहीं जाते, हम उनको बताते हैं कि हम थोड़ा डार्क सटल कर देंगे आइज पे, एंड ऑन द अदर हैंड हम न्यूड्स पे हम लिफ्ट जाएंगे। What about hair color and hair styling? आमतौर पे देखा ये गया है जूड़ा बना लेते हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब आप अपने हेयर को टाई अप करते हैं, कुछ पे सूट करता है, कुछ का स्टाइल ही वो होता है, लेकिन कईयों की एज और ज्यादा लगने लगती है। आप क्या रेकमेंड करते हैं? शादी वाले दिन प्रेफर्ड जो मदर्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करती हैं तो वो उनको टाइड अप चाहिए होते हैं विद यूजुअली दुपट्टा सेटिंग भी चाहिए, सिर पे दुपट्टा ज्यादातर मदर्स ले रही होती हैं। और उसके अलावा जो है जो वलीमे लुक हम थोड़ा सा कहते हैं कि कट लेके थोड़ा सा ब्लो ड्राई इफेक्ट या स्ट्रेटनिंग पर जाए, थोड़ा सा एक यंग और फ्रेश लुक आए। उसके साथ अगेन जो मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत सटल लुक पे कर होते हैं। हम बहुत हैवी मेकअप मदर्स पे बहुत हैवी मेकअप हम नहीं करते। अच्छा, एक चीज इस पर अभी तक हमने बात नहीं की राफिया जी, जो लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, जैसे मदर्स हैं, बहनें हैं, फुटवेयर, सबका दिल चाहता है जो हमारा यहाँ का वेडिंग अटायर है कि उसमें अच्छी सी हील पहनी जाए, लेकिन जो भागदौड़ वाले काम होते हैं खास तौर पर जो शादी लॉन में भागना होता है वो हील में नहीं आप कर सकते। फुटवेयर में आप क्या रेकमेंड करती हैं? प्रॉब्लम ये है कि हम जो अटायर हमारा होता है उसके साथ फुटवेयर हील ही चल रहा होता है। सही। और अगर आप फ्लैट पे जाएंगे तो आपकी लुक टोटली चेंज हो जाती है। सही। तो हमारी जो फीमेल्स हैं वो आदी हो चुकी हैं हील के साथ भागने की। और दुल्हन को क्या कहते हैं? दुल्हन ने तो क्योंकि बैठना भी इतनी देर होता है, उसको भी हाई हील से पहननी क्योंकि चाहिए। आपका जब अटायर है हील के साथ आपकी जो लुक है वो थोड़ी सी टॉल होता है। हाँ, बहुत वैसे मैं problem इसमें होता है। एक टिप देना चाहूंगी लोगों को कि आप बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता अपनी इवेंट के साथ ना ना रखें। पहनें। हाँ। प्लीज मेक श्योर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्रेक द शू, ब्रेक का तोड़ना नहीं है उसको, यानी उसमें ब्रेक इन कर दे कि वो थोड़ा। और अगर आपने खुदा ना खासा जरा जल्दी ले ही लिया है और उसी वक्त आपने अभी तक उसको पहना नहीं है, मुझे एक टिप बड़ी अच्छी लगती है, आई थॉट कि मैं आज आपको एक लाइफ हैक देती हूँ। आप जी पहने कॉटन के मोजे और उन कॉटन के मोजों के साथ एक हेयर ड्रायर ले लें। मोजे पहन के आपने वो जूते पहनने और ऊपर से ड्रायर करना है, तो वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा। और वैसे फैशन मॉडल्स की अगर बात की जाए, रैंप पे देखा जाए, वो हमेशा अपने से एक साइज बड़ा जूता लेती हैं जब उनको ज्यादा भागदौड़ करनी होती है ताकि कंफर्टेबल हो। लेकिन इट वॉज रियली रियली नाइस टू हैव ऑल थ्री ऑफ यू है। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आज हमने दी हैं,
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी पार्टिंग वर्ड सारा, रिलैक्स रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं ये कहती हूँ कि प्रॉपर स्लीप का होना, प्रॉपर वाटर इनटेक का होना बहुत ज़रूरी है। ब्राइड से आती हैं, मैं यूजली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। स्लीप तुम्हारी कितनी है, वाटर इनटेक कितनी है, हार्डली 2 से 3 ग्लास। स्किन इतनी ड्राई हुई होती है, जो सबसे पहले ड्राइनेस आती है वो आपकी आईज पे आती है। इवन हम क्रीमी आई शेडोज भी आप लगा रहे होते हैं तो वो भी फॉल आउट हो रहे होते हैं। तो अगेन वो जब मैं हाइड्रेशन लेवल पूछती हूँ तो वो हार्डली 2 to 3 ग्लास। तो अगेन मैं सारी ब्राइड्स को ही बोलती हूँ कि प्लीज बाकी मेकअप वगैरह पे फोकस ना करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी स्किन को अच्छा रखें। केमिकल यूजेज वो एवरीथिंग, जस्ट टेक इट इजी। जोया, योर वर्ड्स टू द ब्राइड्स एंड देयर फैमिलीज। माय सजेशन टू ऑल द ब्राइड्स कि शादी से पहले शादी की इवेंट के बजाय अपने आप पे फोकस करें। और इवेंट को एंजॉय करना ही स्ट्रेस लेके इवेंट कैसा होगा, उसकी शादी ऐसी थी, मुझे उससे बेहतर लगना है, तो उसमें क्या वो इतनी स्ट्रेसफुल होती है, अपने इवेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को बच्चा रहने दो, दुल्हन को भी दुल्हन रहना चाहिए, इवेंट मैनेजर नहीं बनना चाहिए। सही। राफिया जी, आपकी एडवाइस? सेम है कि रिलैक्स हो और फोकस करें आने वाले दिनों पे, अपनी हेल्थ पे। बेसिकली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने स्ट्रेस के बाद शादी वाले दिन दुल्हन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो इतनी थक चुकी होती है कि वो खुद मतलब स्ट्रेस में नजर आ रही है। इससे मुझे एक आइडिया आ रहा है कि हम ना एक शो करेंगे शादी वाले दिन की चेकलिस्ट के हवाले से, यानी जो चीजें पहले करने वाली हैं वो हमने थोड़ी बात की है यहाँ पे, लेकिन द डे इटसेल्फ सबसे पहले भाई सैलून जाना है, नाश्ता प्लीज कर लेना। जिन्होंने नाश्ता नहीं किया तो शुगर लो होती है, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। बट थैंक यू सो मच राफिया जी, जोया एंड सारा फॉर बीइंग हियर। ग्रेट डील्स। अच्छा, इन तीनों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी था कि अगर आप मेरी तरह lastminute.com है और अभी तक आपकी शादी की तैयारियां कंप्लीट नहीं की गई हैं, all 3 of them are great friends and they can be your fairy godmother। नहीं होती कि आखिरी मिनट पे आके छड़ी घुमा के आपका काम कर देगी, तो आप इन लोगों के पेजेस पे जाके इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।